हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर चल रहा है हमारा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली करने वाले हैं, बट उससे पहले हम लेक्चर नंबर 4 के बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये टॉपिक मैंने कराया था लेक्चर नंबर 4 में। सो द क्वेश्चन इज़, हाउ डज़ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अ बॉडी। हाउ डज़ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अ बॉडी। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इनर्शिया है क्या। देखिएगा, इनर्शिया इज द टेंडेंसी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम रखते हो, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा जब तक उसे मूव कराया ना जाए, मतलब जब तक उसके पास जब तक उसे हम कुछ फोर्स लगाकर मूव ना कराएं तब तक वो मूव करेगा नहीं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हम उस पार्टिकल को या उस ऑब्जेक्ट को तब तक रोक नहीं सकते जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा दें। तो दैट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट जो भी है उसका, तो उस प्रॉपर्टी को बच्चों हम कहते हैं इनर्शिया। नाउ इनर्शिया और मास किस तरह रिलेटेड है, तो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द measure of inertia। नाउ क्या बात हो गई ये, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब क्या, समझ नहीं आया। मतलब ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना इनर्शिया है, कितना टेंडेंसी है किसी चीज़ को, किसी भी चेंज को अपोज करने का, उसको हम मेज़र किस बेसिस पे कर पाएंगे, उसको हम मेज़र कर पाएंगे मास के बेसिस पे। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये है एक हॉरिजॉन्टल रोड, स्ट्रेट लाइन। इस रोड के ऊपर मैंने एक ट्रक बनाया है। ये एक ट्रक है जो इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। दिस इज़ द ट्रक या बस, जो भी कह लो, ठीक है। और इस डायरेक्शन से कोई बाइसिकल राइड करता हुआ चला आ रहा है इधर से, ठीक है। कोई बाइसिकल राइड करता हुआ इधर से चला आ रहा है। नाउ ट्राई टू गेस, ठीक है। इस बस का मास कैपिटल एम ले लेते हैं और इस बाइसिकल और इस जो भी यहाँ पे है इसका मास हम ले लेते हैं, मतलब पूरे सिस्टम का मास ले लेते हैं स्मॉल एम। नाउ क्या लगता है आपको, टक्कर होगा तो कौन बचेगा और कौन जाएगा? तो देखो, अगर टक्कर होता है तो ये साइकिल वाले को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और इसे बहुत कम नुकसान पहुँचेगा, है ना। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि अगर इन दोनों में किसी भी इनिशियल स्टेट को हमें चेंज करना हो, लेट अस सपोज कि ये जो बस है अभी ये रुका हुआ है और ये साइकिल भी रुका हुआ है, ठीक है। तो अगर ये रेस्ट पर है, हम इसे मूव कराना चाहते हैं, यहाँ से हम धक्का लगाते हैं, ठीक है। तो क्या ये आसानी के साथ मूव कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसे मूव कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ने वाला है ना। और इसे मूव कराने के लिए हम छोटा सा फोर्स के साथ ही हम धक्का देकर या फिर हम खड़े खड़े इस तरह से मूव करा सकते हैं। तो इसके मोशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो बहुत कम है और इसके मोशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, ठीक है, तुम्हें बोला जाए कि दोनों को मूव करा कर दिखाओ, तुम यहाँ कोशिश कर लो, मूव नहीं करा पाओगे, क्योंकि इसका टेंडेंसी जो है, जिसका जो इनर्शिया है वो इससे ज़्यादा है। और ये रेस्ट पर है, इसे तुम धक्का दे दो आसानी के साथ ये मूव करने लगेगा। दैट मीन्स इसका इनर्शिया कम था। जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। देखो यहाँ पे मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ज़्यादा मास ज़्यादा इनर्शिया, मतलब इनर्शिया को हम सिंपली बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के पास मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम, है ना। तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। यू हैव 1 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन। सो टेल मी, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? 5 रुपये कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा होगा या 1 रुपी कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा होगा? आपको देखना पड़ेगा मास किसका ज़्यादा है। ऑब्वियसली 5 रुपी कॉइन का मास ज़्यादा होता है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा और 1 रुपी कॉइन का इनर्शिया कम होगा। तो ये होता है इनर्शिया। इनर्शिया आपको मेज़र करना है तो आप मास से मेज़र कर सकते हो, है ना। इसी तरह अगर बहुत बड़ा कोई एनिमल है और बहुत छोटा सा कोई एनिमल है, ठीक है, तो दोनों में मान लो दोनों एनिमल बैठा हुआ है या सोया हुआ है, तो आपको दोनों को उठाना है या मतलब आपको पुश करके उन दोनों को अपनी जगह से थोड़ा दूर करना है। तो ज़्यादा
फोर्स लगाना पड़ेगा बड़े वाले हैवी एनिमल में, ठीक है। या फिर बहुत बड़ा स्टोन है और एक छोटा सा पेबल है, छोटा सा स्टोन है, तो किसको हिलाने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो बहुत बड़े वाले स्टोन को धक्का देने में, हिलाने में, शिफ्ट करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। आई होप अभी ये अंडरस्टूड होगा आपको क्या होता है इनर्शिया और क्या होता है, किस तरह से हम इसे मेज़र कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दैट इज़ आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हम आज टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको लीनियर मोमेंटम समझना होगा, लीनियर मोमेंटम, और बीच में हम इम्पल्स के बारे में भी आपको समझाएंगे क्या होता है। तो शुरू करते हैं लीनियर मोमेंटम से। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कई बुक में इसे सिर्फ मोमेंटम ही कहा जाता है, तो या फिर आप मोमेंटम कहो या लीनियर मोमेंटम कहो, बात सेम ही है। एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे। अभी हम स्ट्रेट लाइन मोशन पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे 9th के सिलेबस में ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस जो करना है वो स्ट्रेट लाइन मोशन 1D में हमें 2D में हमें करना है या 1D में करना है, तो अभी स्ट्रेट लाइन मोशन ही चल रहा है। तो लीनियर मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम इज़ पी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो दिस इज कॉल्ड एज linear momentum or simply momentum. Now let us see the SI unit of this momentum. See, the SI unit of mass is kg और velocity का SI unit है मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मोमेंटम का यूनिट अब आप गेस कर सकते हो। द SI unit of momentum is kg मीटर पर सेकेंड। इसी तरह एक और यूनिट है इसका, CGS यूनिट कहते हैं इसे। CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। केजी के प्लेस पे हम ग्राम लिखेंगे, मीटर के प्लेस पे सेंटीमीटर लिखेंगे और सेकेंड के प्लेस पे सेकेंड लिखेंगे। तो SI यूनिट इज़ केजी मीटर पर सेकेंड और CGS यूनिट इज़ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ लीनियर मोमेंटम। ओके, नाउ मोमेंटम इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन तो देखते ही हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर लॉज को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है और साथ ही साथ वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। तो मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टोरियली इसका फॉर्मूला हम ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं, वेक्टर p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो बच्चों देखो ये जो क्वांटिटी है इसका कोई डायरेक्शन भी होगा। तो मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरह से हम यहाँ शो कर सकते हैं, तो यहाँ देख रहे हो आप v के ऊपर वेक्टर साइन है, p के ऊपर भी वेक्टर साइन है। तो जिस क्वांटिटी के ऊपर साइंस रहता है फॉर्मूले में, वो क्वांटिटी उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो मोमेंटम का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी, सेम एज वेलोसिटी। क्लियर है। अब ये तो हो गई फॉर्मूले की बात, ये तो हो गई डायरेक्शन, क्वांटिटी किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। अब थोड़ा इसको फील करो, ये होता क्या है, मोमेंटम एक्चुअली में है क्या। ओके, सो जैसे कि फॉर्मूला में हमें दिख रहा है, मोमेंटम डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे और दूसरा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, एक है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m एंड द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज कैपिटल M। क्लियर है।
नाउ बाय लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लो ये किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये भी किसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। सेम वेलोसिटी रख लेते हैं, सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा है या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, देखो यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी मास कैपिटल M, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्लियर है दैट कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन स्मॉल m। तो बच्चों देखो मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है मास पे, सबसे पहली बात, ठीक है, और डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। अब वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी से एक्चुअल में हमें क्लियर नहीं हो पाएगा कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो हमें वेलोसिटी छोड़कर मास को देखना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी दोनों जगह सेम है। तो हमें मास के बेसिस पे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मोमेंटम किसका ज़्यादा है। देख सकते हो आप, मास कैपिटल M, जिसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, तो ऑब्वियसली द मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज़ B इज़ ग्रेटर देन द मोमेंटम ऑफ A। तो एक ये तरीका है मोमेंटम को देखने का। दूसरा तरीका ये है कि मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों का मास सेम है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास बच्चों सेम है, क्या, स्मॉल m एंड स्मॉल m, दोनों का मास सेम है, बट दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है। देखो ये इसका वेलोसिटी, लेट अस सपोज इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट B इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या लगता है आपको मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? अब यहाँ देखिए, मैंने जैसे कि अभी बताया आपको, मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मास और दूसरा है वेलोसिटी। अब मास तो यहाँ पे इक्वल है, तो मास पे हम क्लियरली बता नहीं पाएंगे कि किस पे मोमेंटम ज़्यादा किसका है, तो हम वेलोसिटी देखेंगे। वेलोसिटी अब यहाँ पे अलग है, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, बिकॉज मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर देन लिनियर मोमेंटम ऑफ दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो मोमेंटम को। अब और एक बात देखो, इसको अगर तुम थोड़ा बहुत और फील करना चाहते हो तो इस तरह समझो, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग के लेक्चर में स्टार्टिंग में ही मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक बस और एक बाइसिकल का। तो वहाँ यहाँ पे भी वो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ सेम एग्जांपल, ये है बड़ा सा बस, ठीक है, ये उसका व्हील्स है ना, ये ड्राइवर यहाँ पे बैठा है। सो बस ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में विथ सम वेलोसिटी, लेट अस से द वेलोसिटी इज़ u, ओके। और यहाँ पे एक राइडर है जो बाइसिकल राइड करके इधर की तरफ आ रहा है विथ सम वेलोसिटी v, है ना। नाउ इसका मास कैपिटल M, ज़्यादा मास है, इसका मास स्मॉल m। क्या लगता है आपको, टक्कर होने पे ज़्यादा नुकसान किसको पहुँचेगा? बाइसिकल वाले को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका मास m है, बहुत छोटा मास है, बहुत छोटा। इस मास के कंपैरिजन में बहुत कम मास है ना। अगर इसका ज़्यादा इन दोनों का टक्कर होगा तो नुकसान इसको पहुंचेगा। क्यों? रीज़न इज़ इसका मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है बस का, जो मोमेंटम है बस का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है बाइसिकल के मोमेंटम से, है ना। अगर तो हम जनरली इस तरह से सोचें कि बाइसिकल का, एक बाइसिकल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो, वो कितने मास का होगा, कितने मास का होगा? लगभग 10 kg रख लो, लगभग 10 kg का तो बाइसाइकिल होगा। और वो कितना स्पीड के साथ चल सकता होगा? स्पीड हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि जो चलाने वाला जो बंदा है वो बाइसाइकिल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहा है ना। ये हो गया बाइसाइकिल का मास हो गया, और स्पीड, जिस स्पीड के साथ उसे चलाया जा रहा है। अब हम बस का मास देख लेते हैं। बस का मास ऑब्वियस सी बात है 10 kg से तो ज़्यादा ही होगा। बस का मास हम ले लेते हैं 200 kg है, 200 kg, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी है, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी बहुत कम ही मान लेते हैं, उससे भी वो तो 20 मीटर पर सेकंड बहुत तेज़ चल रहा है, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी बहुत कम। बस का कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड मान लो, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। निकाल कर देख लो मोमेंटम। इस केस में मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास है 10, वेलोसिटी है 20, तो हो जाएगा 200 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका मोमेंटम, साइकिल का मोमेंटम। इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, 200 मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो 200 इंटू 10 आ गया 2000 kg मीटर पर सेकेंड। सी 10 गुना ज़्यादा मोमेंटम है इसका, बस का मोमेंटम इससे 10 गुना ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान तो साइकिल को ही पहुंचेगा। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर के इमेजिन कर सकते हो, जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसके बाद एक और टॉपिक आता है इम्पल्स। जिस तरह मोमेंटम है उसी तरह इम्पल्स भी है। तो रब कर लेते हैं पहले इसे, अगर कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो।
कैपिटल आई, सिंबल इज कैपिटल आई। तो बच्चों इम्पल्स जो होता है ना, इम्पल्स इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इम्पल्स को हम सिंपली डिफाइन करते हैं, इम्पल्स इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। अब इम्पैक्ट ऑफ फोर्स जो है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हमारा दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, मास पे और वेलोसिटी पे। इन द सेम वे ये इम्पल्स भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर इसका है फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन फोर्स, एंड द सेकेंड फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, जिस टाइम के लिए वो फोर्स लगाया जा रहा है। सपोज एक फोर्स लग रहा है 2 सेकंड के लिए और एक फोर्स लग रहा है 5 सेकंड के लिए, तो इम्पल्स किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें ज़्यादा टाइम के लिए सेम फोर्स अगर ज़्यादा टाइम के लिए लगता है तो उसमें इम्पल्स भी ज़्यादा होगा। तो इन द सेम वे इम्पल्स इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एंड डिपेंड्स ऑन द टू क्वांटिटीज, दैट इज द फोर्स एंड द टाइम। दूसरी बात यह है कि बच्चों जिस तरह मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसी तरह इम्पल्स भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है ना। अब ये वेक्टर है तो इसके पास भी डायरेक्शन तो होगा ही। कैसे डायरेक्शन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो पहले हमें इम्पल्स का एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इम्पल्स आई इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। एंड वन मोर थिंग, हम जो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, 9th में जो भी फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे फोर्सेस को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। कांस्टेंट फोर्स है, ऐसा नहीं कि फोर्स बार बार चेंज हो रहा है। अगर फोर्स लग रहा है तो वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और ये फॉर्मूला वैलिड है कांस्टेंट फोर्स के लिए ही। इवन कि जो हम फॉर्मूला, जितने ज़्यादातर फॉर्मूला 99% केसेस में आपका जो 9th का सिलेबस है, जो भी फॉर्मूला तुम पढ़ रहे हो, वो एक कांस्टेंट फोर्स के लिए ही वैलिड होता है। जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ा था क्लास 8 में, उसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द लास्ट वन वाज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों फॉर्मूलेज में जो एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये तीनों फॉर्मूला वैलिड है। इसी तरह यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है। इस तरह आगे और भी जो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे आप, तो उसमें सब कुछ, जैसे कुछ कुछ फैक्टर्स है जो कांस्टेंट हो, बट वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता जाऊँगा। तो आपको याद रखना, ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इम्पल्स का फॉर्मूला बन गया I इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ना क्योंकि हमें पता है इम्पल्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके डायरेक्शन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्शन जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसका एक्चुअल वेक्टोरियल फॉर्मूला इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला है I वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर इनटू टाइम। अब क्योंकि देखो वेक्टर साइन इन दोनों के ऊपर है, तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स is same as the direction of force, is same as the direction of force। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इम्पल्स भी प्रोड्यूस होगा, द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर? इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं हम। फोर्स का एसआई यूनिट होता है बच्चों न्यूटन, है ना। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड्स। तो एसआई यूनिट बन जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड्स। इसका और भी यूनिट है इम्पल्स का, आगे जब न्यूटन सेकेंड लॉ डिस्कस कर लेंगे हम, तब फिर से इस टॉपिक पे आएंगे, फिर से देखेंगे इसका और एक यूनिट। अभी इतना समझ लो, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर्मूला I इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और एसआई यूनिट इसका है न्यूटन सेकेंड्स, ठीक है। न्यूटन कहाँ से आया? फोर्स से, टाइम आया सेकेंड से। क्लियर है? तो ये टॉपिक डिस्कस करना था। अभी हम मोमेंटम और इम्पल्स को दोनों को मिलाने वाले हैं, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके अभी पढ़ेंगे हम। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन थोड़ा देख लेते हैं, चलिए। तो कॉपी कर लीजिए इतना। सो फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो दिस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेटमेंट में बाद में आपको बता दूंगा। पहले समझो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, किस बारे में बात करता है। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सारे फ्रेम्स के लिए वैलिड नहीं था, उसी तरह ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सारे फ्रेम्स के लिए वैलिड नहीं है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ हम इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हैं, ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम के अंदर देखो, इनर्शियल फ्रेम का आइडिया हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलता है, ठीक है।
दैट वाज जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो ये सारी बातें इनर्शियल फ्रेम के लिए ट्रू हैं। उसी तरह जब हमें आइडिया मिल गया इनर्शियल फ्रेम है क्या, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें ये आइडिया बिल्कुल मिल जाता है दैट हमारा इनर्शियल फ्रेम क्या है। अब इनर्शियल फ्रेम के बारे में पता चलने के बाद हम न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन के लॉ को एक्सटेंड करते हैं और फिर हम पढ़ते हैं उसी इनर्शियल फ्रेम के अंदर ये सेकेंड लॉ भी वैलिड है, नॉन इनर्शियल फॉर्म के लिए वैलिड नहीं है। क्या है एक्चुअल में न्यूटन का सेकेंड लॉ? देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force और applied unbalanced force। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अगर तुम इसे समझ गए तो न्यूटन का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट तुम खुद से लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स और सिंपली यू कैन से अप्लाइड फोर्स। ओके, नाउ अब यहाँ देखो जैसे मोशन चैप्टर 8 मोशन में हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहाँ भी रेट आता है वहाँ हम डिवाइड करते हैं टाइम से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता क्या है, फिर से थोड़ा रिवाइज कर लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। किसका रेट ऑफ चेंज के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे? वेलोसिटी का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, रेट ऑफ चेंज मतलब डिवाइडेड बाई t, ये होता था एक्सेलरेशन। जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, यहाँ पे उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें डिस्कस करना है। अब यहाँ देख लेते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है क्या। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा सिंबल से। डेल्टा मीन्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे रेट भी हमें दिखाना पड़ेगा तो हम कर देंगे चेंज इन टाइम। सो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। एंड बच्चों दिस इज योर न्यूटन्स सेकेंड लॉ, दिस इज ओनली न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। बहुत लोग आप लोग पढ़ चुके होंगे अपने स्कूल में अब तक दैट F इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ के स्पेशल केस है। एक्चुअल में न्यूटन का सेकेंड लॉ ये है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये कहाँ से आया ये भी मैं बताऊंगा, ये कहाँ से आया आगे हम करने वाले हैं इस चीज़ को भी। बट इतना समझ लो कि F इज इक्वल टू ma इज द स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, और इसका सेकेंड लॉ का सिर्फ एक रिजल्ट है ये, यहाँ से ये ड्राइव होगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। सो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, आइए देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m एंड दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, ओके और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगा। अब आपको पता है अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है और ये फोर्स कैसा है, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड, ओके। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है किसी टाइम t के लिए, किसी टाइम t के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी चेंज कर देगा। मान लेते हैं टाइम t के बाद इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम डेरिवेशन कर रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। फिर से समझो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इससे डिराइव करना है, हमें डिराइव करना है तो हम एक सिचुएशन बनाते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है और इस ऑब्जेक्ट के पास इनिशियली कोई वेलोसिटी है। ये ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ट्रेवल कर रहा था और एक टाइम t के लिए इस ऑब्जेक्ट में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट किया तो इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u से v हो गया। इसको सोचो, थोड़ा समझ सकते हो इसको। एक कार जा रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ एक कोई कार जा रही है। अब हम उस कार की वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं बढ़ जाएगा बैठे बैठे, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, उसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो फोर्स लगाने के लिए हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा। जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो उस कार की स्पीड 5 से 10 हो जाती है। तो 5 हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी और 10 हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी। जिस टाइम के अंदर वो फोर्स लगा वो टाइम लेना है और वो फोर्स लेना है। चलो अब हम यहाँ से आ जाते हैं बच्चों, यहाँ से देखो ध्यान से। इनिशियली जब ऑब्जेक्ट का मास m है और
इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का मास है m और इनिशियल वेलोसिटी है u। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो चुका है तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता था मास और वेलोसिटी पे। मास तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना, तो मोमेंटम तो चेंज हुआ। फाइनल वेलोसिटी विल बिकम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। देखो इनिशियल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मोमेंटम चेंज क्यों हुआ है, किस कारण से हो रहा है। अप्लाइड फोर्स के कारण यहाँ पे चेंज हो रहा है मोमेंटम का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं चेंज इन मोमेंटम हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया चेंज। कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। नाउ इसे हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम इज m इंटू वी माइनस m इंटू यू अपॉन डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। नाउ यहाँ से देखो मास कांस्टेंट है ना, यहाँ पे मास हम कांस्टेंट ले रहे हैं। मास कांस्टेंट लेंगे तो मास बाहर आ जाएगा v माइनस यू अपॉन चेंज इन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब यहाँ आप देख रहे हो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अभी डिस्कस किया गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू ए इज इक्वल टू, अगर हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा k इंटू एफ, और k का वैल्यू अगर हम मान लें 1 है, इफ़ k इज इक्वल टू 1, ये अज्यूम कर लें, या फिर ऐसे देखा गया कि k का वैल्यू 1 है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ से चेंज होकर आ जाएगा m a इज इक्वल टू एफ। के का वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, तो फाइनली हमें क्या फॉर्मूला मिला, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जिस तरह इस फॉर्मूले में, इससे पहले वाले फॉर्मूले में हम देख रहे थे इम्पल्स वाले फॉर्मूले में एफ इंटू टी, दैट इज एफ कांस्टेंट था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ योर दिस वन, मास इज कांस्टेंट। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब मास को तुम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, ठीक है। यहाँ देखो मास चेंज हो रहा था क्या, बिल्कुल नहीं, मास तो चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हुआ। तो फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू एम ए। देखा आपने किस तरह हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल्स टू एम ए को डिराइव कर रहे हैं, या फिर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ डिराइव कर रहे हैं। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ये है F इज इक्वल टू एम ए। आप ये कन्फ्यूजन अपने मन में मत रखना। न्यूटन का सेकेंड लॉ है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर K का वैल्यू 1 हो गया तो, ठीक है ना। यहाँ से आप डिराइव करोगे तो एक स्पेशल केस मिलता है आपको F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ, प्लीज़ कॉपी करो इसे। अब कई बार आपके स्कूल एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हाउ कैन यू से दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ द स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ का ही कोई स्पेशल केस है। आइए इसको समझते हैं। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अब हम ये तो कह सकते हैं F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए, ये अब हम कह सकते हैं कि नहीं। अब आपको समझ आ गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, ये F इक्वल्स टू एम ए आया कहाँ से। अब हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं और इसमें और कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज़ करके हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पे कैसे आ सकते हैं, ये देखो। लेट अस सपोज केस वन using this formula, case 1, if the object is at rest, ओके अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो बताओ ज़रा एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, एक्सेलरेशन विल बी 0। अब इस एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, F इक्वल्स टू एम ए, m इंटू 0, बताओ क्या आया, 0, फोर्स 0 आ गया, हाँ या ना, फोर्स 0 आ गया। क्या यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि नहीं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, इफ एफ नेट इज 0 देन एक्सेलरेशन ए नेट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। यही तो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, बताया था मैंने। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लगता तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा, इसे ही कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। दूसरा केस देखते हैं, ये तो रेस्ट का केस हो गया। दूसरा केस, केस 2, if the object
is in uniform motion along a straight line, यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये कि ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी के साथ चल रहा है उसी वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। मतलब ये हो कि इसका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगा। ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ से शुरू किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जब ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच जाता है, हम टाइम t इज इक्वल टू लेट अस सपोज 10 सेकेंड के बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, तो हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट अभी तक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है, इसकी स्पीड में कोई चेंज आया नहीं है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का बराबर है। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट का चलना अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब इसको देख लेते हैं, ज़रा बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? वी ऑल नो एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 0 है। अपॉन चेंज इन टाइम इज 0, तो एक्सेलरेशन हो गया 0। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू उठाकर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, F इक्वल्स टू एम ए, F इज इक्वल टू एम इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। देखो F इज इक्वल टू 0। जब F इज इक्वल टू 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 है ना। यहाँ देखो एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब i.e. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। देखो समझ आया? तो दोनों केसेस में, केस 1 और केस 2 में, केस 1 तब का केस है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, केस 2 तब का केस है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता, और यही बताता है हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ना बच्चों, ये सारी बातें न्यूटन ने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। तो देखो हम कितने आसानी के साथ हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिराइव कर रहे हैं यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिराइव कर चुके। सेकेंड लॉ यूज करेंगे, रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन 0, फॉर्मूला पुट करेंगे, फोर्स 0, इफ नेट फोर्स इज 0, एक्सेलरेशन 0 हो गया। केस 2, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। ये एग्जांपल मैंने दिया था आपको। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू F इज इक्वल टू एम पुट करो, क्या आएगा? m इंटू 0 दैट इज F इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका, दिस इज द स्पेशल केस। हेंस वी कैन से, कहाँ लिखूँ, हेंस वी कैन से, देखो हेंस वी कैन से, hence we can say that Newton's second law of motion, Newton's first law of motion, Newton's first law of motion is the special case of Newton's second law of motion। समझ आ गया? न्यूटन सेकेंड लॉ क्लियर हो गया सबको? ओके देखो अब क्योंकि हम ये सेकेंड लॉ कर चुके हैं, थियरी का पार्ट, कॉन्सेप्ट का पार्ट हो चुका है, अब बचा है आपका न्यूमेरिकल। तो जल्दी जल्दी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक ही लेक्चर में, इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहला न्यूमेरिकल जो स्कूल्स एग्जामिनेशन में आप पूछा जाता है वो सारा न्यूमेरिकल पहले हम करेंगे, और उसके बाद हम करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पुली वाले प्रॉब्लम्स, फ्री बॉडी डायग्राम्स, ये सब हम करेंगे। पहले स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद हम पुली वाले क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहले इनको कॉपी कीजिए और न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल देखने से पहले हम देख लेते हैं मोमेंटम और इम्पल्स किस तरह रिलेटेड है एक दूसरे से, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको मोमेंटम और इम्पल्स पढ़ाया है अभी आज के लेक्चर में। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हम अब ये बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल बोल सकते हैं। और इम्पल्स का फॉर्मूला ज़रा बताइए। इम्पल्स होता था फोर्स इनटू टाइम, यही था ना। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले को F का वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट करो। सो I इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इनटू टाइम। F का वैल्यू देखो, चेंज इन मोमेंटम इनटू टाइम, ये टाइम से टाइम कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू डेल्टा P। दैट मीन्स ये जो इम्पल्स है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर आता है। दैट मीन्स I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सॉरी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम। अभी मोमेंटम चेंज किसके कारण हो रहा है?
फोर्स के कारण हो रहा है। जब फोर्स लगा तभी मोमेंटम में चेंज आया, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। अब क्योंकि ये इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है तो इम्पल्स का एक और हमारे पास यूनिट आ जाएगा। एक यूनिट तो हमने देखा था I इज इक्वल टू एफ इंटू टी। एफ का यूनिट न्यूटन और टाइम इज सेकेंड्स, मतलब एक यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड, और दूसरा यूनिट जो मोमेंटम का यूनिट होता है दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड। दो यूनिट, एक यूनिट तो न्यूटन सेकेंड्स और दूसरा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं इसी टॉपिक पे, न्यूटन सेकेंड लॉ पे।